मेरी आज की कहानी शायद हर घर की कहानी। सुनते हैं। धीरे धीरे घर के सारे मेहमान जा चुके थे। सभी को गिफ्ट्स और मिठाई देकर सुधा ने सबको विदा कर दिया था। बस अब घर के खास 2-4 मेहमान ही बचे थे। घर में शादी ब्याह से बड़ा कोई काम नहीं होता। आज सुधा के बेटे अमित की शादी थी। इतनी सारी तैयारियां देखना, आने वाले गेस्ट का इंतजाम, सारी रस्में सब निपटाकर अब सुधा एक चाय की प्याली लेकर अपने कमरे में खिड़की के पास पड़ी अपनी फेवरेट रॉकिंग चेयर पर बैठकर चाय पीने लगी। खिड़की से आती ठंडी ठंडी हवा बड़ी अच्छी लग रही थी। समय के साथ साथ हम कितने बदल जाते हैं, बाकी सब तो वैसा ही रहता है। सुधा सोचने लगी, वो भी शादी करके 25-30 साल पहले इसी घर में आई थी। तब भी मानो इसी खिड़की के बाहर ऐसा ही था। सुधा अपने पति समीर के साथ यहाँ लखनऊ में रहती है। 2 बच्चे हैं उसके, बड़ा बेटा अमित और बेटी सौम्या। आज अमित की शादी थी। अमित सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उसके ऑफिस में रिया भी साथ ही काम करती है। दोनों अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे को बहुत अच्छा जानते थे। तो दोनों ने शादी के बारे में अपने अपने घर वालों को बताया। दोनों की शादी की उम्र थी ही, रिया के घर वालों ने हाँ कर दी। हालांकि सच कहूँ तो शुरू शुरू में मेरी इतनी मर्जी नहीं थी अमित और रिया की शादी को लेकर। कारण तो ऐसा कुछ भी नहीं था। रिया बहुत सुंदर थी, अच्छे घर परिवार से थी, अमित के साथ ही ऑफिस में थी और ऊपर से अपने लखनऊ से ही। हम लोग गोमती नगर में रहते थे और रिया का परिवार अलीगंज में। मेरी शादी को लेकर इनकार का कारण शायद मेरी ईगो था, या अभी भी मुझे लगता था कि अमित अपनी लाइफ के फैसले लेने में सक्षम नहीं था। कभी कभी हम पेरेंट्स अपने बड़े होते बच्चों को बड़ा होने ही नहीं देना चाहते हैं। डरते हैं कि वो कहीं कोई गलती ना कर दें। पर हम भूल जाते हैं कि गलती करना गलत नहीं है। ये गलतियां ही आगे जाकर जिंदगी का तजुर्बा या जिंदगी का सबक बनती हैं। खैर, समीर और मेरे दोनों बच्चे इतने खुश थे कि मैं भी मान ही गई थी और अमित रिया की शादी धूमधाम से हो गई थी। मैं इन्हीं सब विचारों में और थकान में इतनी उलझी थी कि थोड़ी आंख लग गई थी। तभी मुझे ढूंढते ढूंढते बुआ जी आ पहुंची। सुधा, अरे सुधा, कहाँ है तू? ले, तू यहाँ सो रही है। अरे सास बन गई है तू अब, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और ओहदा भी बढ़ गया है तेरा, उन्होंने हंसकर कहा। चल जरा, बहू घर में आ गई है, बहुत सारा कुछ होना बाकी है, बाकी सारी रस्में रिवाज भी पूरे करवा तू। बुआ जी मेरे पति समीर की बड़ी बुआ जी हैं। समीर के माता पिता नहीं रहे थे तो बड़े बुजुर्गों में समीर की बुआ जी से ही सलाह मशविरा होता था। शादी में क्या क्या कब होना है सब इंस्ट्रक्शंस देती रही थी वो। मेरे घर में तो पहली शादी थी तो बुजुर्ग होने के नाते सारे रीति रिवाज वही करवा रही थी। मैं उठकर रिया के पास पहुंची। बेटा चल तैयार हो जा रिया, अभी बड़ी सारी रस्में बाकी हैं, बुआ जी ने तो मुझे लिस्ट थमा दी है, मैंने कहा। तो रिया एकदम से तैयार हो गई। हालांकि बहुत थकी थी। कल से लगातार सबका फोकस दुल्हन पर ही जो था। हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में पोस्ट वेडिंग रिचुअल में कंगना खिलाई होता है, जिसमें दूल्हा दुल्हन के सामने एक बर्तन में पानी भरकर उसमें अंगूठी डालकर देते हैं और जो सबसे पहले वो अंगूठी ढूंढ लेता है, मानते हैं कि वो डोमिनेटिंग लाइफ पार्टनर होता है दूसरे पार्टनर पर। इसके बाद मुंह दिखाई होती है। दुल्हन सज धज कर तैयार होकर बैठ जाती है और आस पड़ोस से बाकी औरतें नई नवेली बहू को देखने आती हैं, उसे गिफ्ट देकर जाती हैं। खैर, ये कुछ रस्में बड़ी अच्छी होती हैं। नई बहू के स्वागत का एक तरीका है ये भी। 2-3 दिन तक यही सब चलता रहा। इसके बाद पग फेरे की रस्म थी। शादी के 3-4 दिन बाद लड़की अपने घर जाती है, कुछ दिन अपने पेरेंट्स के साथ रहती है और फिर लड़का उसे लेने जाता है और लड़की ससुराल वापस आ जाती है। रिया, तू आराम कर ले बेटा, अब कितनी थकी लग रही है, कल तुझे अपने घर पग फेरे की रस्म के लिए भी जाना है, कहकर मैं भी अपने कमरे में आकर लेटी ही थी कि फिर से बुआ जी आकर बैठ गईं।
सुधा, बहू को ये लिस्ट दे देना कल। रिया अपने घर जाएगी तो उसे ये सब लाना है। हम उन्हें अपने तरीके बता देते हैं, पता नहीं वो लोग करेंगे भी ठीक से या नहीं। मैंने लिस्ट ले ली। बुआ जी, ये सब क्या है, इतना सब कुछ? मैंने पूछा। हाँ, तो नया क्या है इसमें सुधा? अपने घर से वापस आएगी तो खाली हाथ आएगी क्या? हमारे यहाँ परिवार में सबके लिए कपड़े, सास के लिए कुछ सोने या चांदी का सामान, पड़ोस में बांटने के लिए मिठाई, सूखे मेवे, फल, इतना तो हर लड़की के घर से आता है। यही रिवाज है। और फिर रिया के माँ बाप अपनी इकलौती लड़की के लिए इतना भी नहीं दे सकते क्या? शादी के बाद 1 साल तक तो हर तीज त्योहार पर रिया के घर से मिठाई, फल, कपड़े आएगा ही। समझा देना तू रिया को, अपनी माँ को बता देगी सब। बुआ जी को सुनते सुनते मानो मैं 25-30 साल पहले पहुंच गई। यही सब मुझसे भी तो कहा गया था, जो आज मुझे रिया से कहना है। याद है मुझे, समीर की माँ ने मुझे कुछ दिन तक यही बताया था कि फला त्योहार पर ये आना है तुम्हारे मायके से, और फला त्योहार पर वो। जब भी मैं अपने मायके जाती थी, मेरी माँ वापस लौटने पर हर बार इतना सामान बांध देती थी साथ, मानो वो समीर के घर मेरे रहने का खर्चा पानी हो। मुझे खुद को बड़ा बोझ लगता था। हमेशा दबी रही मैं इन रिवाजों के तले। मैं रिवाजों, रस्मों को बुरा नहीं कहती, पर मेरा मानना है कि जो रिवाज या रस्में थोप दिए जाएं किसी पर, वो बोझ नहीं तो और क्या है। पहले समाज में लड़कियों को बोझ या पराया धन इसीलिए तो कहते थे कि शादी करो तो दहेज दो, और उसके बाद भी हमेशा इन रस्मों रिवाजों की आड़ में लड़की के घर से उसका खर्चा पानी मंगवाते रहो। इसी घुटन और बोझ से गुजरी थी मैं भी तो बरसों तक। मर्यादा और सहनशीलता के नाम पर कभी मना भी नहीं कर पाई अपनी माँ को कि माँ, मैं अपने घर आई हूँ, जैसे पहले रहती थी, कुछ पल सुकून भरे ऐसे ही रहने दो। मत सोचो मेरे आते ही कि अब बेटी को खाली हाथ थोड़े ही ना भेजेंगे। मैं भी तो समीर के घर से हर बार यहाँ खाली हाथ ही आती हूँ। तुम सबके लिए कपड़े, मिठाई, फल तो नहीं लाती। किसी भी रिश्ते में बराबरी का होना बहुत जरूरी है। अगर उस रिश्ते से प्यार और सम्मान की चाह हो तो जहाँ कोई एक सिर्फ दे रहा है और दूसरा ले रहा है, वहाँ सम्मान है ही नहीं। मैंने तो कभी नहीं सुना कि फला फला त्योहार पर लड़के वालों के घर से शगुन का सामान जाएगा। जो लोग लड़का और लड़की में बराबरी की बातें करते हैं, तो ये कैसा ढोंग। उफ, मेरा तो दिमाग चकरा गया। ये खोखले रिवाजों का चक्र आज फिर से मेरे सामने आ खड़ा हुआ था। फर्क इतना था कि बस आज बागडोर मेरे हाथ में थी, मैं सास थी और मुझ पर कोई बोझ नहीं था। इस बार रिया उस बोझ तले थी, और शायद कुछ समय बाद मेरी अपनी बेटी सौम्या होगी। मैं कोई बहुत बड़ी समाज सुधारक तो नहीं, पर अभी अपने घर से शुरुआत तो कर ही सकती हूँ। कहते हैं ना, एक कदम ही काफी है शुरुआत के लिए। मैंने कुछ सोचा और कहा, बुआ जी, मैं भी आ रही हूँ जरा। कहकर मैंने बुआ जी को दी हुई वो लिस्ट ली और बाजार की ओर चल दी। अमीनाबाद बड़ी पुरानी और बड़ी अच्छी जगह है लखनऊ में शॉपिंग करने के लिए। मैंने रिया के मम्मी, पापा, भाई के लिए कपड़े लिए, साथ ही खाने पीने का सामान, फल और एक छोटे से चांदी के गणेशा। कहते हैं ना, कोई भी नया काम करो तो गणेशा से अच्छा और क्या तोहफा। सच, मुझे आज रिया के घर वालों के लिए शॉपिंग करना बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि ये सब मैं किसी रिवाज के बोझ में नहीं कर रही थी, अपनी खुशी और अपनी जेब के हिसाब से कर रही थी। सारा सामान पैक करवाकर रिक्शा में रखा मैंने। भैया, जरा गोमती नगर चलोगे क्या? कहकर मैं बैठ गई। ठंडी हवा का झोंका बड़ा सुकून भरा था आज। घर आकर मैंने सारा सामान मेज पर रख दिया। अरे सुधा, ये क्या पूरा बाजार खरीद लाई तू? दिखा क्या लाई इतना, बुआ जी ने कहा तो मैंने खोले बैग। ये रिया के पापा का कुर्ता, ये रिया की मम्मी की चिकनकारी साड़ी। मैं बोल ही रही थी कि बुआ जी बोली, अरे तू ये सब क्यों लाई है? रिवाज तो रिया के घर से आने का है ना।
वही तो मुझे बदलना है बुआ जी। शादी में तो रिया के मम्मी पापा ने इतना दिया ही है, तो कल पग फेरे की रस्म के लिए जब रिया अपने घर जाएगी, मैं ये सब भेजना चाहती हूँ उसके परिवार के लिए। कोई रिवाज नहीं है इसलिए नहीं, बस मेरा मन है इसलिए। कहकर मैं सारा सामान समेट ही रही थी कि देखा दरवाजे के कोने पर खड़ी रिया मुझे देख रही है। तभी अचानक भागकर आई और मेरे गले लग गई। उसने कुछ कहा नहीं, पर उसकी नम आंखों की भाषा मैं समझ सकती थी। रिया का गले लगना मेरी अपनी बेटी सौम्या के मेरे गले लगने जैसा ही लगा मुझे। मैंने पढ़ लिया रिया की आंखों में कि मेरे इस छोटे से कदम से उसके और मेरे बीच का फासला खत्म हो गया था और ये घर भी उसका अपना घर हो गया था। मैं अपना चाय का प्याला लिए आ बैठी थी अपनी फेवरेट रॉकिंग चेयर पर, सुकून के साथ, जैसे कितना बड़ा बोझ हट गया हो आज। और बैकग्राउंड में रेडियो पर मेरा फेवरेट गाना चल रहा था, किशोर का गाना। तुझ जैसी लाडली लाखों में एक, तुझ जैसी लाडली लाखों में एक, मिलती है जिसकी नीयत हो नेक। बस ये कहानी यहीं तक।